जी, पाकिस्तान में पहले तो हमने आपको कल बताया था कि जैसे डेटा बहुत है, और आज हम कह रहे हैं कि आज तो काबीना में वुज़रा बहुत है, 55 से ज़ायद तादाद बढ़ गई है। आज 13 के करीब जो वुज़राए मुमलिकत हैं, और वुज़रा जो हैं वो उन्होंने अपने अपने ओथ लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स मुशीर हैं परवेज़ खटक साहब, जिनको टारगेट दिया गया था कि पीटीआई को ख़त्म करना है केपी में। तो आप उनकी कारकर्दगी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनको इस काबीना में शामिल किया है। तो हम समझते हैं कि इस काबीना की में अभी भी जो आपने नामजद किया है लोगों को, उनमें से बहुत से लोगों के तो पोर्टफोलियोज किसी को नहीं पता। तो जाहिर है इस वक्त अकोमोडेशन चल रही है, और क्योंकि वजारतें बहुत हैं और काबीना में जगह बहुत है, और इस मुल्क में जाहिर है इंप्रूवमेंट की जगह बहुत है। मैं आपको बता दें कि जो पहले स्टेट मिनिस्टर्स थे वो अब एक्चुअल मिनिस्टर्स बन गए हैं, काबीना के वज़रा बन गए हैं, और बाकी जो हैं वो ऐड हुए हैं एज स्टेट मिनिस्टर्स। उनमें कुछ नाम शिजा फातिमा और अली परवेज़ मलिक पहले भी स्टेट मिनिस्टर्स थे, अब दे बिकम मिनिस्टर्स। फिर मोइन भट्टू साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, सरदार यूसुफ साहब हैं, औरंगजेब खिची साहब हैं, तारिक फजल चौधरी साहब हैं, जुनैद अनवर साहब हैं ऑफ कोर्स, और पीर इमरान साहब, खालिद मक्सी साहब, हनीफ अब्बासी साहब, मियां वट्टू। देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स, लेकिन पोर्टफोलियोज अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, और अभी भी रीशफलिंग कह रहे हैं कि होना बाकी है। लेकिन अगर हम आज की तारीख देखें तो आज की तारीख जो है 27 फरवरी 2000, हम 25 में बैठे हैं, और 2019 में हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट किया था, जब हमें अभिनंदन और फैंटास्टिक कप ऑफ टी हाथ लगा था, और इंडिया को हमने बिल्कुल जिस तरह से उनके घर में जाके उनको डिफीट किया था, इट वाज अ नाइटमेयर फॉर इंडिया। जैसे हमारी आर्म फोर्सेस ने, ऑफ कोर्स हमारी जो एयर जाहिर है जो हमारे एयर मार्शल्स हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी जाहिर है अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो इंडिया को तो नाइटमेयर आया होगा। लेकिन एक नाइटमेयर आज हमने देखा है जनाब इस्लामाबाद में, जहाँ पर आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट, कोई दीवारें फलांग के अंदर होटल के आया, कोई दीवारें टाप के आया, किसी ने गेट खोल के आया, और उसके बाद उनको वो कॉन्फ्रेंस की जगह नहीं दी गई, तो उन्होंने लॉबी में ही शुरू कर दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आज सुनाई गफूर हैदरी साहब बहुत ज़्यादा बोले, और कुछ उनकी बातों से रमक ऐसी आती है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी पीटीआई और उनमें दूरी, लगता है कुर्बतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी जो जॉइंट एलामिया जारी हुआ है उसमें तो जाहिर है और लॉजिकल थिंग्स के कानून की अबालादस्ती हो, आइन को पामाल न किया जाए, फ्रेश इलेक्शंस हों, इलेक्शंस में कोई गड़बड़ ना की जाए, और लॉजिकल थिंग्स, मीडिया को गैग ना किया जाए, और लॉजिकल थिंग्स। बट इन दिस इलॉजिकल कंट्री कैसे हो सकता है? लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद हमने देखा कि आज क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान साहब भी तशरीफ लाए, और वहाँ पे मौजूद थे बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, और आसफा भुट्टो जरदारी साहब भी शामिल थी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। बट ये जो काबीना में इस वक्त हम देख रहे हैं तोसी की गई है, इसकी कितनी ज़रूरत थी? क्योंकि हमें तो भी कहा था कि कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेने चाहिए, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट एज दे सीम, एंड मे बी शायद पैसे बहुत आ गए हैं। ये भी याद रहे कि यूएई विजिट पे हमारे शहबाज शरीफ साहब पिछले साल गए थे, तब 10 अरब डॉलर्स की कोई हमने बात की थी। उसके बाद से हम पाकिस्तानियों को वीज़े का मसला शुरू हो गया है, लेकिन वहाँ से अभी तक जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज एक छोटी शॉर्ट एंड स्वीट विजिट ज़रूर हुई है, कुछ माइनिंग फील्ड्स पे, कुछ माइनिंग पे, कुछ और रेलवेज पे कुछ इत्तेफाक राय तो हुआ है, लेकिन नथिंग कॉन्क्रीट एज सच। लेकिन ये कॉन्क्रीट हो जाएगा, मे बी ये मिनिस्टर्स आके इसको कॉन्क्रीट कर देंगे, फिर वो 60 सफ़ात की जगह में 160 सफ़ात मिलेंगे। डेटा बहुत है क्योंकि की कार्रवाई बहुत है और कारकर्दगी बहुत है। इस वक्त हमें ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, लगता है कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी में कभी दूरियां तो कभी रही नहीं, मजबूरी तो कोई किसी के लिए है ही नहीं। आज तो ऐसे सब मिलजुल के रह रहे थे, और ठीक है जरदारी साहब एज प्रेसिडेंट उनको ओथ लेना होता है एज प्रेसिडेंट, बट आज तो मतलब उनकी यूएई के क्राउन प्रिंस की विजिट पे भी सब साथ साथ थे। सो ऑल इज वेल इन दिस मैरिज एंड इन दिस स्ट्रेंज मैरिज। सुना, ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना, ये मैरिज ऑफ चॉइस तो है नहीं सर। कन्वीनियंस भी नहीं है, मजबूरी का है। मजबूरी कह दिया, ये कोई मोहब्बत की शादी तो नहीं है ना। मजबूरी की लड़का लड़की किसी के एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाए और फिर वो शादी करें, ये ऐसे नहीं है। हाँ। ये हालात के तहत एक अरेंजमेंट है और उसमें ये शादी हुई है। और हम दोनों अलग अलग सोचों के हामिल, अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग मंशूर के हामिल हैं। लिहाजा हमारे दरमियान दूरियां रहना, इख्तलाफ रहना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना, ये नेचुरल है और ये पहले भी होता रहा, अभी भी होगा। कई इश्यूज पे हमारा डिफरेंस है। कुछ इश्यूज हमारे ये भी हैं कि जो हमारे साथ मुआहदा किया गया था वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हुआ, और बाकी चीजों पे भी लेजिस्लेशन उनका अपना एक नुक्ता नजर है, हमारा अपना एक नुक्ता नजर है।
तो ये नहीं होता कि आप जब अलायंस में होते हैं तो आप सारे इख्तलाफात बुला देते हैं। आज आप अपोजिशन इकट्ठी हुई तो अपोजिशन के अंदर भी बेशुमार डिफरेंसेज है। एक अल्ट्रा राइट है, एक सेंटर ऑफ राइट है, और बल्कि अदर सेंटर ऑफ राइट ही है बाकी सारा। तो दोनों में बेशुमार इख्तलाफात हैं और कई कौम परस्त हैं, कई दीगर जमातें हैं। तो इसके बावजूद वो किसी एक काज पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये कहना कि उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। लेकिन जिस लार्जर इशू पे आप इत्तेफाक राय करते हैं उसके ऊपर बहरहाल हमारा इत्तेफाक है मुस्लिम लीग के साथ। सर मैरिज ऑफ कन्वीनियंस आपने कहा, लेकिन जब लड़की घर आ जाए तो परेशानी होती है ना कि सेपरेशन हो रही है कि डिवोर्स, तो ये समझ नहीं आ रहा क्योंकि लड़की तो याद रखिए जी, ये लड़की लड़के की आपस में ताल्लुक वास्ते में खराबी भी रहेगी, चिक भी होती रहती है मियाँ बीवी में। अच्छा, लेकिन निभा होता रहता है। आए स्वीट, कितनी अच्छी गोंद है आप लोगों को साथ रखे हुए है। अच्छा सर ये बता दीजिएगा, कल कायरा साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि इस्लामाबाद को सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हमने पीटीआई के लोगों के लिए तो सुना था कि उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए तो उन्होंने पीटीआई से उन्होंने शमूलियत में नहीं रहे, ना वो सियासत में रहे, ना वो पीटीआई में रहे, ना वो जाहिर है कहीं भी नहीं रहे। लेकिन तो क्या ये सॉफ्टवेयर अपडेट किसकी बात कर रहे हैं वो? देखिए मुझे तो नहीं पता बैकग्राउंड क्या था चेयरमैन साहब ने जो बात कही, लेकिन अपेरेंटली वो किसी ऐसे अपडेट की बात नहीं कर सकते जिस रेफरेंस में आप फरमा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो तशद्दुद के खिलाफ है, किसी दूसरे के खिलाफ होने वाले ज्यादती के खिलाफ है। लिहाजा उनका ये व्यू नहीं हो सकता जिस तरह हमारे यहाँ उर्फे आम में सॉफ्टवेयर अपडेट की बात की जाती है। ये बात के लिए हुकूमत वक्त को अब जिद्दत के साथ सोचने की जरूरत है। उनको जिस फिक्स माइंड सेट के साथ वो चलते हैं, हमारा डिफरेंस जैसे है कि मुस्लिम लीग जिस माइंड सेट के साथ काम करती है आज जिद्दत में उससे बदलने की जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की, तो उस सेंस में शायद उन्होंने कहा हो। नहीं, उन्होंने कहा तो वैसे उस मामले में था कि हर हेडलाइन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हर खबर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सोशल मीडिया को तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्होंने इस सेंस में कहा था। तो लेकिन मैं ये हमें कामरान मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कामरान मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपको दीवार टापनी पड़ी या गेट तोड़ना पड़ा? कैसे घुसे आप लॉबी तक सर, कैसे रास्ता आपको मिला? नहीं, मैं दीवार टापने का आदी नहीं हूँ। उस उम्र में भी नहीं टापी। तो आज तो बहुत मुश्किल था होटल के अंदर जाना, वो कैंसिल होगी बुकिंग एंड मौके पर, फिर लॉबी में ही आप लोगों ने सब कुछ कर लिया। हमें टाइम 11:30 बजे का दिया हुआ था तो हम 11:30 बजे पहुंचे हैं ना, तो वो उस वक्त तक जो कुछ उन्होंने दीवारें शिवारें टापनी थी वो टाप ली। अच्छा ठीक है, तो हम उससे बच गए। अच्छा, तो वो इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं, कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब कह रहे हैं इख्तिलाफात भी होते हैं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का अरेंजमेंट जो है, और इख्तिलाफात रहते हैं, और आप लोगों के भी जो इत्तेहाद बन रहा है उसमें भी कॉम्परस जमाते हैं, दूसरी जमाते हैं, और आप एलामिये में बाकायदा आप लोग शामिल नहीं हुए। लेकिन गफूर हैदरी साहब की जो आज जरा हार्ट ब्रेकिंग किस्म की, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की स्पीच थी, वो किस बात का पेश खेमा है? देखिए, हम अभी तक इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ पे एक आप मंदूब कह लें, मुबस्सर कह लें, ऑब्जर्वर कह लें, हम उस सूरत में आए थे। हमें दावत मिली थी, हमने अपनी बातें उनके सामने रखी हैं, और इससे कोई इत्तेफाक भी कर सकता है, कोई इत्तेफाक नहीं भी कर सकता। तो उसमें बाकी चीजों के साथ हमारा जो है ना, इसकी मेजबानी के साथ इसके मेहमान सिर्फ हम आधे मेहमान समझ लीजिए, क्योंकि ऑब्जर्वर तो आधा मेहमान होता है ना, वो पार्टिसिपेंट उस शक्ल का नहीं होता। तो बस उसमें हमने अपनी कंटेंशन रखी है उनके सामने। जहाँ तक उसमें अपोजिशन का किरदार अदा करने की बात है, अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहेंगे। अपोजिशन में हम हैं, मगर किसी के साथ मिल के चलना या मिल के न चलना ये अब तक चले। आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे, ये इत्तेहादी होने का किरदार अदा करते रहेंगे। इस मुल्क में इत्तेहादी और ऑपोजिशन ही रह जाएगी। मेरा ख्याल है ये कोई अजीब ही मूवमेंट होगी। सर कायरा साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट, क्योंकि सारे लॉजिकल डिमांड्स हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, मीडिया की गैगिंग ना हो, आइन के ऊपर मुल्क चले, और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्टली वाज़े तौर पर नजर आए। कोई ऐसी इलॉजिकल डिमांड तो नहीं है इनकी। हाँ, इलॉजिकल सिर्फ इस सेंस में है कि देयर थ्रेडिंग ऑन वेरी थिन ग्राउंड, जब वो मारंग बलोच को और मंजूर पश्तीन साहब को इनवाइट करने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं आए। दे वर नॉट, दे डिडंट अटेंड टुडे सेरेमनी, और अभी तक उनको शायद इनविटेशन भेजा भी नहीं गया है। तो ये क्यों इतनी क्यों आ गई है हुकूमत टेंशन में कि इनको पहले होटल बंद करवा देती है, कभी गेट बंद करवा देती है, कभी इनकी बुकिंग कैंसिल करा देती है?
इस सवाल का जवाब तो कोई हुक्मरान जमात का बंदा ही दे सकता है। ओहो, यही तो मसला है, यही तो मसला है इत्तेहादी। आप राइट पर्सन से राइट सवाल करें ना जी, मैं तो वो राइट पर्सन हूँ नहीं। अच्छा चले। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपोजिशन का हक है वो इकट्ठे हों, वो इकट्ठा अलायंस भी बनाए तो उनका हक है। इससे पहले भी अलायंसेस बनते रहे, हुकूमत भी तो अलायंसेस में चली हुई है ना, तो हुकूमत की अपनी एक जमात की हुकूमत तो नहीं है। सो अपोजिशन का अलायंस होना, और जो डिमांड उन्होंने पुट की है उसमें कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं है, बिल्कुल जो आपने फरमाई है बड़ी ठीक डिमांड्स है। कौन कहता है कि रूल ऑफ लॉ ना हो, कौन चाहता है कि आइन से मावरा चीजें हों। अब ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मैंने कह दिया और आइन पे अमल शुरू हो गया, मैं कहता हूं कि कल से शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक प्रोसेस है, आपने अपनी सोसाइटी को और इदारों को उसके लिए आदी करना है, उसकी आदत डालनी है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ होगा, एवोल्यूशन में होगा। ये किसी एक वक्त में कानून बना देने से, एक इलेक्शन करा देने से नहीं हो जाएगा। सो ये डिफरेंस है, ओपिनियन अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन प्रोसेस दुनिया में इसी तरह हुआ। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल अपोजिशन का हक है, उनको इकट्ठा होने देना चाहिए था। अगर नहीं दिया गया तो बहरहाल ये अफसोसनाक बात है। कायरा साहब, आप लोगों ने जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, एंड आई अंडरस्टैंड व्हेन यू से कि आप लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते, एंड आई शुड आस्क द राइट पर्सन द राइट क्वेश्चन, लेकिन प्लीज कैन यू प्लीज गाइड मी थ्रू द होल सिनेरियो जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का है, चाहे वो मेमो गेट हो, चाहे वो हुसैन हक्कानी साहब का इस्तीफा हो, चाहे वो जरदारी साहब का दुबई जाना हो, चाहे वो आपके दौर में खत लिखना हो स्विस अकाउंट्स के हवाले से, चाहे वो वोट को इज्जत देनी हो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, चाहे वो अकामा हो जिसे पनामा की जगह अकामा से निकल आया, ये सब कुछ हुआ और यही वोट को इज्जत देके और ऐसे ही हमने ये लड़ी है, जद्दोजहद की है। किसी ने जद्दोजहद की है तो आप लोगों को आज इक़्तिदार मिला, लेकिन इवेंचुअली आप चाहते हैं कि इक़्तिदार का रास्ता वही एस्टैब्लिशमेंट के दिल से गुजरता हुआ है, तो ये क्यों हम इस प्रोसेस में फिर पड़े, और ये इत्तेहादी भी या ऑपोजिशन भी क्यों पड़े फिर इस प्रोसेस में, अगर तरीका कार यही है? आपको किसने कह दिया कि मैंने ये कहा? नहीं, आप बिल्कुल ये नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूं। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मेरा ख्याल ये है, मेरी जमात का भी यही ख्याल है अमूमन, कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन से डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश होगी वही सस्टेनेबल होगी और वही रियल डेमोक्रेसी आएगी, और हमें सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना है। मुआशरे के रवैयों में भी डेमोक्रेसी आएगी तो वो इदारों में रिफ्लेक्ट होगी। जहां तक ताल्लुक ये है कि हमने लड़ाइयां लड़ी, जिस तरह के इलेक्शन हमने कराए, जिस तरह की हुकूमतें हमने की, हमारे खिलाफ हुए, सब कुछ एक तारीख है। उसके बाद इन लड़ाइयों के बाद मोहतरमा ने सबक सीखा और वो गई मियां नवाज शरीफ के पास और जाके उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। तो उसके बाद एक प्रोसेस ऐसा हुआ कि हमने एक वर्दी वाले सदर को जाने पे मजबूर किया। इलेक्शन हुए जैसे तैसे हुए, उन इलेक्शन पे भी सवाल थे, वो इलेक्शन हुए तो हमने 18वीं तरमीम भी की, हमने NSC भी किया, हमने नई रवायतें डाली और उसके नतीजे में चीजें बेहतरी की तरफ चली। 2018 में फिर वो सारा रैप अप हो गया। तो फिर हमें कि ये एक जद्दोजहद है। अगर मैं पहले भी कहा ना, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम लड़ाई लड़के, हम किसी जगह पे ब्लॉक करके चीजें तो अपनी मर्जी के फैसले ले लेंगे। हमारा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं होता, ये ऐसा बहुत मुश्किल है। बेहतर रास्ता ये है कि आप ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत चलें। अब खान साहब जब आए गवर्नमेंट में, अलमिया ये होता है कि जब कोई गवर्नमेंट में आ जाता है, वो कल की हो या आज की हो, तो फिर उसको कल की बातें याद नहीं रहती। खान साहब जब अपोजिशन में थे तो और सूरत हाल थी, जब हुकूमत में आ गए तो वो किसी को साथ लेके चलने को तैयार नहीं थे। जरूरत उस वक्त भी थी कि एक नया COD किया जाता, जिसकी दावत उन्हें बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने दी, लेकिन उन्होंने उसके जवाब में गालियां दी और कहा कि ये सारा मुकमका है। आज भी बात वही है कि आपको एक वे फॉरवर्ड डिजाइन करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल सना क्या है? एक सूरत हाल यह है कि अपोजिशन का एहतजाज यह है कि इलेक्शन हमसे छीना गया है। उसमें PTI का तकाजा यह है कि हमसे पाकिस्तान का इलेक्शन छीना है। JUI का है कि हमसे कई इलाकों में और खासतौर पे KPK में जहाँ PTI की हुकूमत है वहां पे हमसे ज्यादती हुई है, और हमारा भी कुछ ख्याल है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। हमें ग्रेजुअली इस अमल को ठीक करने के लिए एक तरफ तो अपोजिशन की जमातों को इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर अपने सवाल, वो ट्रिब्यूनल्स हो, अदालतें हो, जो भी फोरम्स हैं, उन पे उठाने चाहिए।
उनको अपोजिशन को इकट्ठा होके अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए मीडिया में, जलसे जुलूस के जरिए, बिल्कुल हक है उनका। दूसरा रास्ता ये भी है कि ये माजी के इलेक्शन के साथ साथ अपोजिशन ने अगला इलेक्शन भी करना है, उस इलेक्शन की तैयारी भी हो, ताकि उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए अगर लेजिस्लेशन चाहिए तो वो हो, अगर उसके अंदर मुदाखलत के अमल को रोकने का कोई तरीका है, तो जब तक अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे नहीं बैठेंगे आगे बढ़ने का अमल नहीं हो पाएगा। तो ये काम भी उन्हें साथ साथ करने की जरूरत है, हम तो ये कह रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ना एहतजाज करने की इजाजत है, ना किसी को एक जलसा करने की इजाजत है, ना कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत है, ना एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की इजाजत है, ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत है, ना होटल में बुकिंग की इजाजत है। तो ये जो भी हो रहा है, सहूबतें जो भी बर्दाश्त कर रही है, JUI को कब आप जिससे पूछ रही हैं, कामरान साहब मेरे भाई हैं कामरान साहब, लेकिन उनके लिए तो जवाब कॉन्फ्रेंस की रुकावट है ना, किसी और जगह पे रुकावट है। चले सर, आप ऑपोजिशन अलायंस की बात कर लेना, महमूद खान अचकज़ई और खाकान अब्बासी साहब, ये सब भी तो मौजूद है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी तो मौजूद है, आपकी पीपल्स पार्टी के ही है ना, वो भी तो इसी इत्तेहाद में है। तो हम एक ओवरऑल बात करें कि ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों बंद कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है सर? इस जवाब देना चाहेंगे कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, हम ग्रेजुअली मीडिया को भी हम जी उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि फर्ज कर लीजिए, जैसे मेरे भाई कायरा साहब ने फरमाया कि JUI को इजाजत है मगर बाकियों को इजाजत नहीं है, तो ये उससे भी बुरी बात है। ये डिस्क्रिमिनेशन की एक शक्ल है कि अगर हमें इजाजत और मैंने ये नहीं कहा बाकियों को नहीं है, मैंने कहा आपको तो इजाजत है। मतलब इसका यही है। तो मतलब इसका अगर यही है तो वो दुरुस्त नहीं है। मैं ऐसा है कि मुझे भी बहुत से साल हो गए इस पॉलिटिक्स में। अब एक चीज जो मुझे फील होती है कि अब आने वाला दिन जो है वो खराब हो रहा है। हमारे पास एक आर्गुमेंट हुआ करता था जो मेरे भाई कायरा साहब दे रहे थे कि ग्रेजुअली जो है ना ये चीजें दुरुस्त होती रहेंगी, मगर ये ग्रेजुअली चीजें खराब हो रही हैं। आप देखिए हर इलेक्शन एक दूसरे से खराब हो रहा है। 2018 के इलेक्शन से 2024 का इलेक्शन मजीद खराब हुआ, 2013 के इलेक्शन 2018 का इलेक्शन खराब था। तो हर आने वाले दिन में जो है वो गिरफ्त जो है वो किसी और की बन रही है। उस गिरफ्त को जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, दस्तूर की समत में इसको सफर शुरू करना चाहिए। अगर ये दुरुस्त हो रही होती तो हम उम्मीद के साथ बैठे होते और ये समझते कि मामला अच्छे हो रहे हैं, चलेंगे जो है ना ये थ्योरी जो है ये जो पीपल्स पार्टी बता रही है ये अच्छी है और इसका नतीजा जो है कभी ना कभी जाके अच्छा निकलेगा। हमारे जिंदगी में ना अगर निकला तो कम से कम हमारे बाद में निकलेगा, मगर ये हर आने वाले दिन में जो है ना वो बुरा होता जा रहा है। आप स्टैंडर्ड देख लीजिए जिस तरह से हाउस चलाए जा रहे हैं। मैं 2003 वाली उसमें सेनेट में था और 2003 वाले सेनेट में गो के बदतरीन सेनेट था, मुशर्रफ की हुकूमत थी और हमारे लिए एक नापसंदीदा जो है ना वो मामला थे, मगर इसके बावजूद आज के दौर से निस्बतन जो है ना वो दौर असेंबली चलाने का, उसको कंडक्ट करने का वो बेहतर था। आज उससे भी बुरा हो गया है। तो जब ये रोज इस तरह से आगे हम खराबी पैदा कर रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोई फायदा नहीं जमहूरियत का निकल रहा। आवाम तक तो वैसे इसके फवायद नहीं पहुंच पा रहे थे, मगर वैसे जो थ्योरेटिकली जो है ना वो कोई अगर फायदा होना था वो भी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड अगर कर दूं कायरा साहब, इफ यू परमिट मी, क्योंकि देखिए वो ट्राइब्यूनल्स की आपने बात की, वहां पर तरमीम आ गई कि जो एक्टिंग जजेस हैं वो नहीं होंगे, रिटायर्ड जजेस होंगे। अब वो ट्राइब्यूनल्स भी कितने दिन लगते हैं, कितने दिन अदालतें लगती हैं, कितनी पेशियां होती हैं, ये आपको मुझसे बेहतर पता है। कौन अपने अपने केसेस लड़ सका है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरा ये कि फिर 26 अमेंडमेंट आ जाती है, ठीक है जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, ठीक है, हमें जरूरत थी एक आईनी कोर्ट की, आईनी बेंच पे इक्तफा हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो तकर्रुरियां और अपग्रेडेशंस और एलिवेशंस हो रही है वो तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात ऑफ कोर्स पेका वाली कि वो तो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्योंकि आप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं और इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर ये ग्रेजुअली हम कहां जा रहे हैं? देखिए ग्रेजुअली यकीनन ये बात कामरान मुर्तजा साहब की दुरुस्त है, बिल्कुल मैं अपने भाई से एग्री करता हूं कि हम इन्हितात का शिकार हैं और ये सारी सोसाइटी है, सारे इदारे हैं, किसी एक इदारे का नहीं है। हम एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेट इस इन्हितात का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने फरमाया कि हमारे दौर में क्या हुआ या आज क्या हो रहा है या मीडिया की जमाबंदी की कोशिशें हो रही हैं, ये कोई नए काम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं
कि इस पे बेहतरी का अमल शुरू करने के लिए जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं बैठेंगी, वो कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है, या मदाखलत है, या अदालतें क्या कर रही हैं अदालतों के अंदर। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज जो पार्लियामेंट है इस वक्त जो बैठी है, उस पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अमेंडमेंट्स करे, वो कानून साजी करे, वो बजट साजी करे, जो भी उसने करना है। ये कसरत राय से फैसले होने का निजाम है। अदालत के अंदर भी ऐसा ही है, जुडिशल कमीशन में भी ऐसा ही है। अनलेस एंड अनटिल आप उस कानून को तब्दील नहीं कर सकते, आप अपनी ताकत का इजहार करके लोग आपको वोट नहीं देते। अब पाकिस्तान के अंदर किस क्वालिटी की डेमोक्रेसी है, ये मुझे कहने की या आपको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम दुनिया की उस डेमोक्रेटिक नॉर्म पे पूरी तरह पूरा नहीं उतरते। 6 पोजीशन और नीचे आ गए सर, आलमी लेकिन आ गए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप मुझे बरतानिया या डेनमार्क या नॉर्वे की डेमोक्रेसी के साथ मेरा मुवाजना करना चाहेंगे, तो ना मैं वो समाज हूँ, ना मेरे लोगों का रवैया वो है, ना मेरा मीडिया और बाकी दारों वो है। सभी का रवैया ऐसा होता है, वो समाज पूरा चेंज हो रहा होता है। तो सवाल ये है कि हमें अदालत को, आपका ख्याल है कि जी अमेंडमेंट ठीक नहीं हुई, इस वक्त जो तकरारियां हो रही हैं ठीक नहीं है। हमारा ख्याल है कि जो माजी में जज अपॉइंट करते रहे वो भी बड़े गलत थे, वो ठीक नहीं थे। आज कसरत राय का एक कानून है ना, या तो हम उस कानून को ना माने, वो कानून चलेगा जो लॉ बना हुआ है, और जो अक्सरियत में बैठे लोग पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलियां जैसी हैं ऐसे ही कानून बनेंगे। अब इनसे आप ये चाहें कि आप इनसे बरतानिया या अमेरिका वाली असेंबलियों का रोल अदा करवा ले, तो ये तो नहीं होगा। सर मैं तो इंसानियत और मसावात पे बात करी हूँ, मैं तो डेनमार्क की बात ही नहीं करी, लंदन की बात ही नहीं। इंसानियत हमें नहीं रहेगी सर, जो हो रहा है, जो एक मिनट रुकिए, जी। ये जो इंसानियत का दर्स है ना, ये अखलाकियात है। अखलाकियात तो हम मजहब की नहीं मान रहे, हम दुनिया के नहीं मान रहे, हम मुआशी समाज अखलाकियात का तकाजा नहीं कर रहे। ये तो हमारा तो समाज बर्बाद हुआ पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये तवक्को कर रहे हो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस डेमोक्रेसी में, इस समाजी धारे में हम यूरोप और अमेरिका की तरह के लोग बिहेव करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। वी विल हैव टू पास थ्रू ए हिस्ट्री। अगर किसी का ख्याल है कि वो अचानक कुछ रेवोल्यूशन ला सकता है, वो किसी एक फैसले के नतीजे में, किसी एक कानून साजी के नतीजे में, किसी एक एहतजाज के नतीजे में कुछ कर सकता है, तो उसका हक है, वो करे। लेकिन जब तक वो कर नहीं लेता, उस वक्त तक जो मुल्क का कानून है, जो तस्लूब है, आपको उसके तहत चलना पड़ेगा, वो आपको पसंद हो या ना। मीडिया को चीजें पसंद हो ना हो, अपोजिशन को पसंद हो ना हो, जो भी अक्सरियत है, अक्सरियत डेमोक्रेसी में फैसले करती है, अदालत भी अक्सरियत में फैसले करती है। अगर 2 जज साहिबान कहते हैं कि हम इन फैसलों को नहीं मानते, और 5 जज कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर 5 की बात चलेगी। उनकी शक्लें आपको पसंद हो, मुझे पसंद हो ना हो, लेकिन कसरत राय से फैसले होने हैं। अच्छा चले, मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये पैनिक मोड में जाके काबीना में तोसी की जाती है, या एक गुड मोमेंट होता है कि काबीना में लोगों को प्लीज करने के लिए ऐड किया जाता है जिनके पोर्टफोलियोज में भी डिसाइड नहीं हुए? कायरा साहब, आपका ओपिनियन? देखिए, पहली बात कि अब जो कैबिनेट है इसकी तोसी होनी चाहिए थी। ये बड़े अरसे से हो रहा था कि कैबिनेट में तोसी होनी चाहिए। मुख्तलिफ वजीरों के पास 2-2, 3-3 महकमे थे, और उन्होंने ये फैसला अब कर लिया आके। ओके, इससे पहले भी बड़ी काबीना बनती रही। अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, और कामरान मुफद्दल साहब तो बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे कि वजीर MNA है, तो वजीर बनने के बाद ना तो कोई नए लोग के लिए भर्ती होंगे। अगर एक वजीर के पास 2-3 महकमे हैं, तो उन तीनों के उसके पास PS भी होंगे, महकमे भी होंगे, दफातर भी होंगे। उसके लिए जो नया वजीर आ जाएगा, उसके लिए ना कोई नया अमला रखा जाएगा, ना नई गाड़ी ली जाएगी, ना नया दफ्तर होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है। और जो MNA है, जो नेट सैलरी ड्रा करता है महीने की, आप वजीर का जब चेक है ना मंगवा लीजिए, वजीर का चेक MNA के चेक से छोटा होता है। ये एक रिकॉर्ड है, ये हमारे यहाँ एक तस्वर है। कितनी बड़ी काबीना, इतना बड़ा खर्च, क्या इससे नए दफातर बनेंगे? क्या नए लोग भर्ती होंगे? क्या नई गाड़ियां बनेगी? नहीं। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है कि आप अपनी या दीगर जमातों को अकोमोडेट करने के लिए बड़ी काबीनाएं बनाते हैं। ये कोई आसान कदम नहीं है, लेकिन है
माजी में भी ऐसा होता रहा, और इससे कोई बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा। मैं इसके ऊपर कंटेस्ट कर, मैं तो कारकर्दगी पे सवाल करी, मैं तो कॉस्ट कटिंग पे तो बात ही नहीं करी अभी, मैं तो कारकर्दगी पे तो ये तो कारकर्दगी तो अब चलेगी तो पता चलेगा ना। पोर्टफोलियो किसी का नहीं है, उसको ओथ ले लिया उसने, पोर्टफोलियो भी डिसाइड होगा, ये कैसी बात हुई सर? ऐसे ही है ना। अच्छा ठीक है कामरान मुर्तजा साहब, आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट जी। कभी ऐसे हुआ कि पहले पोर्टफोलियो अनाउंस हुए हो फिर ओथ हुए हो? हमेशा ओथ पहले होते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उनको पावर डेलीगेट करते हैं कौन कौन सी वजारत मिल रही है। ऐसे ही होता है हमेशा। अच्छा ऐसे ही होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। जी कामरान मुर्तजा साहब। नहीं, आम तौर पे जो मुझे पता है वो उसमें होता इस तरह से है कि दी मोमेंट जो है ना वो आप ओथ देते हैं तो उसको अपना पोर्टफोलियो पता होता है। अभी मैं पता कर रहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले ओथ होता है फिर पोर्टफोलियो बाद में अनाउंस होते हैं। अच्छा, हो सकता है, अब दुरुस्त कह रहे होंगे, तो ऐसे ही होगा। तो मैं तजर्बे की बात आपको बता रहा हूं। मैं गलत हूँगा, मुमकिन है कि मगर अब तक तो नहीं है। कल शायद पोर्टफोलियो जो है ना वो कल तकसीम होंगे, तो अच्छी बात है। अगर इस तरह से गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सके तो भी जो है ना कोई तो मुल्क के लोगों को फायदा होगा। मगर इस वक्त तक अभी तक कोई चीज हमने जो है ना वो तरक्की की नहीं दी है। हमने 2-3 चीजें जो है ना वो बहुत खास हैं इस एक साल में। दहशतगर्दी आपकी 65 से 70% बढ़ गई, करप्शन का रेट आपका जो है ना 2 डिग्री ऊपर चला गया, और जो दुनिया की जमहूरियतें हैं उसमें हम नीचे चले गए। बिल्कुल उसमें जो ग्रेडिंग वो हमको जो है ना वो नीचे की तरफ हमने सफर किया। तो शायद पता नहीं बात को जो है वो हमारे अरबाब इक़्तिदार या वो जिन्होंने जो है ना इस इलेक्शन को जो लीक करने के जिम्मेदार समझे जाते हैं, उन्होंने शायद इस बात को महसूस किया या नहीं किया, या उनके ख्याल में भी इज्जत आनी जानी चीज है। ठीक है। जी, हम ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री या नहीं, ये तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक सर्वेज हमें बता चुके हैं, आलमी सर्वेज बता चुके हैं कि हम 6 स्टेप्स नीचे आ गए हैं। सो दैट इज नॉट कंसर्न, दैट इज नॉट नो रीजन फॉर कंसर्न फॉर एनीबडी एल्स। हमारे लिए तो कंसर्न है। कामरान मुर्तजा साहब, ये JUIFA का जो मौकफ है, मुझे थोड़ा सा अगर आप समझा दें कि क्या मसला है कि अब तक कोई सेम पेज पर या एलामिया में भी आप लोगों का नाम नहीं शामिल, तो ये इतना हिचकिचा क्यों रही है JUIFA ये इस फोर्स को ज्वाइन करने से? ऐसा है कि हमारा एक माजी तो है ना JUI का और PTI का, तो वो माजी हमारा ऐसा नहीं है कि हम मिनटों में नजदीक आ जाएं। वो कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, हम बहुत आगे बढ़े हैं। जो 6th अमेंडमेंट पे एंगेज हुए हैं, उसके बाद आना जाना बातें काफी हम आगे आए हैं, वर्किंग रिलेशनशिप पे आ गए हैं। मगर अब इत्तेहाद की सूरत में चलना जो है, मेरा ख्याल है कि ये बात अब तक प्रीमैच्योर है। बहुत सारे हमारे जो है ना कंसर्न हैं जो कि वो एड्रेस नहीं हो रहे, तो वो बता भी दिए गए थे PTI को, उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं किया उन्होंने। तो मसलन अगर आपको एक बता सके कंसर्न, तो देखिए हमारी आपस की कॉन्ट्रडिक्शंस कुछ हैं। जैसे हम फर्ज कर लीजिए खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से हमारे मामलात हैं। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ जो है ना इलेक्शन ठीक हुआ, हम कहते हैं नहीं पूरे मुल्क में खराब हुआ। तो या जो है ना वो सारे मुल्क में एक इंतजाम के तहत मुरतब हुए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगी, उनसे एक और कंट्रडिक्शन तो हमारी ऑलरेडी मौजूद है। हम कहते हैं कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसके बावजूद हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो दूसरी कंट्रडिक्शन ना हो ना कि अब कितनी कंट्रडिक्शंस को अफोर्ड करेंगे, कितना वजन उठाएंगे। राइट। तो आपने सर आज जो स्पीच की उसमें क्या आपने और गफूर हैदरी साहब ने जो बातें की वो किसी से मुख्तलिफ नहीं थी? जाहिर है सबका जाविया, सब एक लॉजिकल डिमांड कर रहे हैं। यही लॉजिकल डिमांड PDM के दौर में भी हमने देखी थी। मौलाना फजल रहमान साहब की छतरी तले सब यही बातें कर रहे थे। वही मरियम नवाज थी जो कह रही थी किसने मारा अकबर बुगटी को, सवालों के जवाब दो। जो मिसिंग पर्सन में बलोचिस्तान जाती थी, जो उनको गले लगाती थी, जो हजारा कम्युनिटी से इज़हार यकजहती करती थी, उसके बाद हमने देखा कि रफ्ता रफ्ता वो सवालात से पीछे होती चली गई, हत्ता के अब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है। तो क्या सर यही तरीकाकार वज़ा किया जाएगा आगे भी? यही बात आज हमने रखी है कि हम कल भी एक इत्तेहाद में थे, और उस इत्तेहाद की ताकत की वजह से या उसमें हमारी स्टेट पावर की वजह से जो है वो बहुत से मामलात ऐसे हुए थे कि जिसमें एक गवर्नमेंट को जाना पड़ा था और उसके नतीजे में दूसरी गवर्नमेंट आई थी और फिर उसके बाद देन इलेक्शन।
मगर क्या हमने सिर्फ इस तरह से किसी को निकालना है और दूसरे को लाना है, या कोई जोहरी तब्दीली भी आनी है? क्या उस इलेक्शन के नतीजे में या उस निकालने के नतीजे में कोई जोहरी तब्दीली आई है? क्या उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट की कोई ग्रिप जो है वो कमजोर हुई है या पहले से भी बढ़ गई है? ये सवाल आते हैं जो सबके सामने रखे गए हैं। अगर तो हमने जो है ना हर उस एजिटेशन के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट की ग्रिप को और मजबूत करना है, तो फिर इस एजिटेशन का कोई फायदा नहीं होगा। पहले पार्टीज आपस में बैठे और इस बात को तय करें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिलाना। हमने ये रखा है आज कि एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कम से कम ये तय करना होगा कि इन एनी केस जो है ना हम उस तरफ जो है ना सफर नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका दस्तूर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो दस्तूर, इसका मतलब सिर्फ दस्तूर का नाम लेने से कल यही नाम जो है वो कोई और जमातें ले रही थी, और उस जमातों के नाम लेने के बाद जो है सिर्फ मंजर बदली हुआ है और इसके अलावा कोई बदली नहीं हुआ। तो अब फिर दोबारा मंजर बदली करके क्या वो दोबारा पुराना मंजर हमने रिस्टोर करना है, और उसके बाद उसी तरह से जो है क्या हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है ना उसको कंधा देते रहेंगे? सर मैं ये पूछ सकती हूँ कि क्या पीटीआई के साथ कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा है या नवाज शरीफ साहब ने ज्यादा लेट डाउन किया है मौलाना साहब को? देखिए, वो ना चढ़ाई अच्छी है ना उतराई अच्छी है। अच्छा ठीक है। अच्छा कामरान मिर्जा साहब ये भी फरमा दीजिएगा, क्योंकि अफजल भट्ट साहब ने भी कल यही कहा था कि अगर एक का आशीर्वाद दूसरे के सर पर रखवाना है तो फिर हम इस आइन और बालादस्ती में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हम भी अब थक गए हैं कि किस किस के लिए लड़े। मैं तो थक ही गई हूँ। मैं तो 3 हुकूमतें 4 हुकूमतों के लिए लड़ते लड़ते हम रह गए, लेकिन इवेंचुअली अगर सबने राजीनामे ही कर लेने हैं और हमने ही गोली खानी है तो फिर पैका भी हमने ही लगवाना है, 20 लाख भी हमने ही देने हैं, 3 साल भी हमने ही जेल भुगतनी है, तो फिर वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। क्या आप कहते हैं? देखिए, वर्कर हमारा हमसे हिसाब मांगता है, हमसे ये पूछता है कि आपने ये सारा जो जितना जो है ना वो आपने कंधा दिया एक निजाम को बदली करने के, उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि हमारी 15 सीटें थी, आज 8 की सूरत में हम बैठे हैं। नेशनल असेंबली में हमने जो 50% अपना जो है ना वो स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर दी। क्या इसके बाद हम किसी को मजीद कंधा दे के फिर अपना 50% जो है ना वो लूज कर देंगे? तो अगर हमने इस जालसाजी का इलेक्शन जो है इसके नतीजे में होना है, और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर नया जो है ना वो निजाम जो है ना वो तरतीब देना है, नया इंतजाम तरतीब देना है, तो उस इंतजाम के लिए तो हम तैयार नहीं है। हाँ, इस बात पे हम यकीनन तैयार हैं कि दस्तूर की बात की जाए, दस्तूरी मामलात की बात की जाए, और उसमें कोई मौके से फायदा उठा के वहां हाथ ना मिलाए जहां हाथ मिलाने के लिए सब बेताब होते हैं। लेकिन 26वीं तरमीम भी कह रहे हैं नल एंड वॉइड करार देनी चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। आप इसके भी हक में हैं? नहीं, उसके ऊपर मैंने अपना मौकफ रखा है और उसमें बताया है कि कौन कौन किस तरह से इंगेज हुआ और उसमें किस तरह से हुआ। उसमें मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें दुरुस्त ना हुई हों। ये इंसानी कानून साजी थी, इंसानी कानून साजी में गलती का इम्कान होता है। सिर्फ अगर कोई इम्कान गलती का नहीं होता तो वो अल्लाह की तरफ से दिए हुए जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह का कलाम है, उसमें कोई गलती नहीं होती, या फिर नबी के मुंह से जो बात निकलती है तो उसमें कोई गलती नहीं होती। हम गलती का पुतला है, खता हो सकती है, मगर इस खता में जो इस खता करने से पहले सबको इंगेज रखा गया, और इवन जो ना अपने उस माजी की तलखियों के बावजूद सबको इंगेज रखा गया, और ये हमारी इज्जत थी कि सबको जो है वो ऑन बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। और अब मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ, नवाज शरीफ साहब से अब तक नाराज है मौलाना साहब या भुला चुके मामलात? देखिए, मौलाना जो है रख रखाव वाले आदमी है, रवायती आदमी है, वो बड़े दिल रखते हैं, और जब कोई उनके साथ ताल्लुक रखे या ताल्लुकात में रहे तो वो उसमें बहुत सी बातों का इजहार नहीं भी करते हैं। हम वर्कर लोग हैं, हम बाज़ औक़ात हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है अच्छी बुरी, मगर वो फिर भी रख रखाव रखने वाले आदमी। चले, बहुत शुक्रिया आपका कामरान मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। और हम बात करें जमहूरियत की, और बात करें आइन की बालादस्ती की, और हम बात करें रूल ऑफ लॉ की। ये सारी लॉजिकल बातें हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क में हर चीज़ लॉजिकल हो रही है, और आप उसको इलॉजिकल कहिए तो फिर देखिए आपके साथ होता क्या है। इसलिए मैं तो नहीं कहूँगी। आप लोग इस पाकिस्तान में, इस इस्लामी मुल्क में जो कुछ हो जाए, मेरा ख्याल है वो कम है।
दिन गुजर जाते हैं और साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कुछ इवेंट्स याद रहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें 27 फरवरी 2019 इसलिए याद है क्योंकि हमने इंडिया को वर्स्ट नाइटमेयर से गुजारा था, और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्राउड भी हैं, और अभिनंदन को भी हमने गुड जेस्चर के तौर पर वापस कर दिया था। लेकिन ये भी हमें याद रहेगा कि आज 23 वज़रा ने अपना हल्फ लिया है। उनमें 3 मशीर हैं, उनमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, PTI के साबिक रुकन हैं। और तीसरी बात हमें याद रहेगी कि एक अपोजिशन को एक कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाज़त नहीं दी गई, होटल को बंद कर दिया गया। और ये जो सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं अपोजिशन वाले, क्या वो कोई इलॉजिकल डिमांड कर रहे हैं? सो यू कैन पिक व्हाट यू वांट, बट दीज डेज विल रिमेंबर्ड फॉर ऑल 3. So thank you for watching today's program. We will see you next week.